तो कैसे हो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखें। बिना कॉपी और पेन के आगे आप नहीं बढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप नॉलेज ले रहे हैं और उसको अगर आप अपन इम्प्लीमेंट ही ना करें तो नॉलेज बेकार हो जाएगा। तो कॉपी और पेन लें और जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसमें नोट डाउन कर लें, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहें। और एक चीज़ और बता दें कि वीडियो को बीच में ना छोड़ें, नहीं तो फिर वो कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं कम ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा, छोटा छोटा बना रहा। और मैं कोशिश करूँगा कि इंटरेस्ट के साथ आप लोग अच्छे से ये वीडियो देख सके, ठीक है। तो और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सारे के सारे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कुछ कारण है। और फिर जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लें, अंत में आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। खैर, इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे कि लिविंग किसे कहते हैं, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना। पर हम उतना ज़्यादा बताएंगे नहीं, हम शॉर्ट में इसको डील करेंगे। तो पहला चीज़ याद रखिए जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे दिखाया एनसीईआरटी ये बताने की कोशिश करी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर कोई सैंड ड्यून है, ऊपर से और सैंड ड्यून हवा से सैंड और आ जाए तो वो सैंड का ड्यून तो और बढ़ेगा, है ना। बालू का टीला तो और ऊंचा होगा, तो ग्रो तो कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आती है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो याद रखिएगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ इज ऑलवेज इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक दे ऑल्सो इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड नॉन लिविंग सो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो लाइन है ये आपको ध्यान देना चाहिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये क्यों बता रहा हूँ आगे बताऊंगा, पर यहाँ फिलहाल देखिए, मास और नंबर दोनों बढ़ेंगे तो ग्रोथ कहलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात इसमें दिया है, प्लांट में हमेशा हम लोग जैसे एनाटॉमी में भी पढ़े थे, प्लांट में ग्रोथ हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। आप एक पत्ता काट के पत्ता क्या, आप कोई टहनी काट दीजिए, वो टहनी भी हील कर जाएगी, है ना। प्लांट कैन ग्रो, बट एनिमल सर्टेन एनिमल में ग्रोथ इज इन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। देखिए जो मैं पिछला लाइन बताया था, ये वाला लाइन क्या बताया था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इसका यहाँ जो दिखाया जा रहा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। इस लाइन को समझिएगा, इस लाइन मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। देखिए, यूनिसेल्युलर जब ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल से बना हुआ है ना, तो वो ग्रो क्या करेगा, जब वो डिवाइड करेगा तो वो उसका सेल डिवीजन है। और अगर वो उसका सेल डिवीजन है तो हम उसको ग्रोथ कैसे कहेंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने इस कॉन्ट्राडिक्ट को क्लियर करने के लिए कहा है कि नंबर भी बढ़ेंगे तो वो भी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, और जो कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार, कि सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इज साइनोनिमस विथ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के मोड दिए गए हैं, जैसे कि फंजाई में स्पोर होता है, प्लेनेरिया में, और प्लेनेरिया जो प्लेटवर्म में उसमें ट्रू रीजनरेशन होता है, ईस्ट में भी बर्डिंग होता है। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। हम थोड़ा इसको दूसरा चीज में बताने जा रहे हैं। इसमें जो दिया है यहाँ देखिए, फंजाई द फिलामेंटस एल्गे, ठीक है, द फंजाई द फिलामेंटस एल्गे द प्रोटोनीमा ऑफ मॉस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ ये गौर करने वाली बात ये है, यहाँ जो बताया जा रहा है ऑल मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर, फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, ठीक है, सॉरी, और तुम्हारा प्रोटोनोमा ऑफ मॉस, ये तीनों का तीनों फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। जिसमें भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो, याद रखना फ्रेगमेंटेशन इज रूल। इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ। यही मैंने बताने की कोशिश कर रहा था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इन सेल नंबर और मास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ये सब दिया गया है
कि क्या प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है लिविंग है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको स्किप करके हम यहाँ देखने चाहते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो लिविंग की होती है वो कॉन्शियसनेस होती है। मतलब कॉन्शियसनेस क्या होता है, सराउंडिंग को सेंस करने की क्षमता है कि नहीं। पर एक चीज गौर ध्यान देने वाली बात यह है, ह्यूमन बीइंग जो कि एक लिविंग है वो भी कॉन्शियस होता है, पर ह्यूमन बीइंग इज ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म who is aware of himself, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इवन काऊ, गाय, बकरी, सांप, सब में को छोड़ के इंसान ही एक लौता स्पीसीज है या एक लौता ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को अच्छे से जानता है या इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज। हाँ, यहाँ एक लाइन है, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था, मैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी है कि नहीं। मतलब बता देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ाने का मैं भी पढ़ा सकता हूँ, पर मुझे भी पता है पूरा चैप्टर उतना टाइम आपके पास है नहीं और ना ही मेरे पास है, तो पूरा चैप्टर नहीं, बल्कि मैं वो लाइन का रिविजन करवा रहा हूँ जो आप लोग नहीं समझे हैं या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और चलिए ये लाइन समझते हैं जो आप लोगों ने पता नहीं शायद समझने की कोशिश की होगी या किसी ने समझाया होगा या नहीं, पर फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रेजेंट इन मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मोलिकुलर कंपोनेंट कंप्रोमाइजिंग दी ऑर्गेनल। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये सिंपली बता रहा है जैसे कि टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल के बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ऑर्गन कैसे बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम जब डेवलप हो जाता है और उसका वो मिलके फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। वैसे इकोसिस्टम कैसे बनता है, इकोसिस्टम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से बनता है ना। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझिए, जो सेल जो टिश्यू है, टिश्यू में जैसे इपिथेलियल टिश्यू, इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन है ना। तो ये प्रोटेक्शन का जो काम है जो इपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट है, वो आया कहां से, ये कभी आपने सोचा नहीं सोचा होगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये इपिथेलियल टिश्यू का काम प्रोटेक्शन है। वो कैसे हुआ, वो हुआ इस कारणवश जो सेल जो प्रेजेंट है, जो उस टिश्यू को बना रही है, ठीक है, जो सेल उस टिश्यू को बना रही है वही इसके प्रोटेक्शन की कैपेसिटी को दे रही है। ये टिश्यू जो हम लोग पढ़ रहे एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर है वो सेल जो एपिथेलियल टिश्यू को बना रही है। समझ में आया होगा आप लोग को, समझ गए? नहीं समझिए तो चलिए एक और एग्जांपल से बताता हूं। जैसे सेल हम लोग को पता है बहुत तरह के सेल हो सकते हैं, बहुत सारे, और जैसे प्रोकैरियोट के सेल अलग होते हैं, यूकैरियोट के सेल अलग होते हैं ना। तो हम लोग को सबका पता है ना कि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उनका कैरेक्टर और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका कैरेक्टर क्या डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, सेल तो दोनों एक ही हैं, फिर अलग क्यों हो गया? क्योंकि सेल किससे बना है, ऑर्गेनेल से, और ये ऑर्गेनेल और ऑर्गेन के इस सेल के अंदर का कंपोनेंट ही सेल का प्रॉपर्टी को देता है। तो जो काम प्रोकैरियोटिक सेल कर सकता है वो एक यूकैरियोटिक सेल नहीं करता, क्योंकि इसका सेल ऑर्गेनेल अलग है या सेल ये इसके सेल का कंपोनेंट अलग है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ये यहां तक भी नहीं समझे तो चलिए और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इकोसिस्टम, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आया कहां से? इकोसिस्टम आया वो ऑर्गेनिज्म जो उसके इकोसिस्टम को बना रहे हैं। तो उस इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी या जितने भी उसके पॉइंट है वो कहां से रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इकोसिस्टम कैसे बना है, ऑर्गेनिज्म से। तो यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, द इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस phenomenon is true in hierarchy of organization complexity at all level। ये सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप लाइन है, इस लाइन को समझिए। ये बोल रहा है ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सेल का प्रॉपर्टी टिश्यू को दे रहा, टिश्यू का प्रॉपर्टी ऑर्गन को जा रहा, ऑर्गन का प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी इकोसिस्टम। स्टार्ट कहां से किए, सेल से गए कहां तक, इकोसिस्टम तक। दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। यही वो लाइन है जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये भी बोल रहा है दिस इंटरैक्शन रिजल्ट
मेंटेन इमरजेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल, वही तो बोल रहा हूं मैं, सेल से कैसे हम लोग इकोसिस्टम तक पहुंच गए। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, मेरे को फोन कर दीजिएगा, मेरा बिजनेस व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो भी आपको समझ में ना आए वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों, देखिए ऑनलाइन क्लासेस में वन वे इंटरैक्शन है ना, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग टू वे इंटरैक्शन बनाइए। नंबर तो मेरा 24/7 ऑन है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक लाइन है, ये तो आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज 1.7 to 1.8 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। 1 बिलियन 1000 मिलियन 1 बिलियन के 1 बिलियन बनाता है। ये सब चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ये जो साइड में आप देख रहे हैं 4 1 2 3 4, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि ऑर्डर क्या है क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन में 4 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नोमेनक्लेचर, चौथा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए आप सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे कि कुत्ता। तो कुत्ता में को देखते हैं, तो कुत्ता में सबसे पहले चीज आप क्या देखते हैं, उसका कैरेक्टर है कि नहीं, कि 2 कान है, 4 पैर है, मुंह आगे निकला हुआ है, दांत है। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैरेक्टर। जब आप कैरेक्टर ऑब्जर्व कर लिए, अगर आप उस ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, तुरंत बोल दीजिएगा ये कुत्ता है, ठीक है। चलिए, हो गया ना, ठीक है। अब जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लिए, इसके बाद आप उसका नाम दीजिएगा, नोमेनक्लेचर। जैसे कुत्ता को कुत्ता बोलिएगा, सांप को सांप बोलिएगा, सांप में किस वैरायटी का सांप है वो बोलिएगा, कुत्ता में किस वैरायटी का कुत्ता है वो बोलिएगा। इतना होने के बाद फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जब सारा कैरेक्टर जान लेते हैं, नाम उम दे देते हैं, तब इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाया, नॉन एग्जाम्पल से। अब चलिए, अब ऐसे एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। मान लीजिए आप जंगल जा रहे थे, ठीक है। आप जंगल गए, जंगल में आपको एक पेड़ दिख गया, एक पौधा दिख गया, ठीक है। वो पौधा आपको दिखा, लेकिन वो आप एक बॉटनिस्ट हैं, आप एक बहुत ही सीनियर बॉटनिस्ट हैं, और आपको वर्ल्ड में लगभग जितने भी प्लांट है, सारे प्लांट को आइडेंटिफाई करने आता है। लेकिन ये प्लांट आपको एकदम बड़ा गजब टाइप का दिखा, ये आपको पहचान में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा प्लांट है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उस प्लांट को ऑब्जर्व कीजिएगा। क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले मॉर्फोलॉजी देखिएगा। मॉर्फोलॉजी में क्या दिखिएगा, मॉर्फोलॉजी में देखिए उसका पत्ता कैसा है, उसका फूल कैसा है, उसमें फूल में अरेंजमेंट क्या है, एस्टिवेशन क्या है, ठीक है, एंड्रोसियम कैसा है, गाइनोसियम कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। जब उसके मॉर्फोलॉजी को आप अच्छे से देख लें, इसके बाद आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेंगे। जैसे कि पता चल जाएगा कि ये इसमें 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। और फिर आपको जैसे ही पेप्लोनेसियस एस्टिवेशन है, तो जैसे ही इतना चीज आपको पता चल गया, तो इसे ही बोल दीजिएगा ये तो फेवेसी फैमिली का हो सकता है, ठीक है ना। तो आप कैरेक्टर पहले देखें, कैरेक्टर फिर देखने में जैसे ही बोल दिए कि अरे ये तो फेवेसी फैमिली का, आप आइडेंटिफाई किए, पहले कैरेक्टर को देखे फिर आइडेंटिफाई किए। जब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले, अगर आप मॉर्फोलॉजी देख के नहीं कर पाइएगा तो इसको ले जाइएगा, उसका एनाटॉमी देखिएगा। एनाटॉमी देखने के बाद फिर आपने बोला देखिए मैंने एक नया स्पीसीज डिस्कवर्ड किया है और इसका ये कैरेक्टर है, और इसको कैरेक्टर करने के बाद हम लोग इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। और फाइनली आप क्या कीजिएगा, उसका नाम दीजिएगा। हो सकता है आप अपने नाम से उसका नाम दे दें, या कोई भी साइंटिफिक उसके कैरेक्टर के बेस पे आप नाम दीजिएगा। जब आप नाम दे दीजिएगा तब फाइनली आप क्या कीजिएगा, उसको डाल दीजिएगा। देखिए ये फेवेसी फैमिली में इस जेनर में बिलोंग करता है, ठीक है, और उसको वहां प्लेस कर दीजिएगा। जब हो गया क्लासिफिकेशन, समझ में आया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, कैरेक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा स्टेप है नोमेनक्लेचर, चौथा स्टेप है क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड है ICBN, ICZN, आप लोग इसको जानते होंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हम लोग अब देखेंगे, हाँ, साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, क्या बताएं। पहला वर्ड कैपिटल होता है, दूसरा वर्ड स्मॉल होता है, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, लैटिन में लिखा रहना चाहिए, नहीं रखेगा तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। NCERT में एक वर्ड दिया है, ये एल्स्टानिया। क्या दिया है, एल्स्टानिया। देखिए मैं आपको वो वर्ड दिखा रहा हूं, हाँ ये रहा, ये वर्ड, ठीक है। तो अब ये वर्ड अच्छे टीचर भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, ये क्या है, अल्स्टानियस।
तो भाई ये कुछ नहीं है, जर्मन शेफर्ड का दूसरा नाम है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। वही बोला है, नाउ इफ यू थिंक ऑफ अल्सानियन वी नो व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट, मतलब एक कुत्ते जर्मन शेफर्ड को देख के क्या बोलिएगा, बस, ठीक है। हाँ सुनिए, अब देखिए, जब शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, सबको पता है उतना साइंटिफिक नहीं था, तो अगर वो उतना साइंटिफिक नहीं था तो पहले के ज़माने में कैसे होता था क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन आपको एलन या कास का मॉड्यूल में मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे वो ऑर्गेनिज्म के यूज के बेसिस पे हुआ करता था। मतलब जैसे कि अगर कोई, जैसे हम बचपन में क्या पढ़ते थे, दो तरह का जानवर, एक घरेलू जानवर, एक जंगली जानवर। जंगली जानवर में कौन आता था, शेर, ठीक है ना। घरेलू जानवर में कौन आता था, बकरी, भैंस, गाय, है कि नहीं। तो वही पहले के ज़माने का क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई ऐसे जानवर हैं जो कि माल ढोने के काम आते हैं तो उनको अलग क्लासिफाई कर दिया गया, ऐसे जानवर जो जंगली हैं उनको अलग क्लासिफाई कर दिया गया, ऐसे जानवर जो कि दूध दे देते हैं या ऐसे जानवर जो मीट में यूज होते हैं उनको अलग क्लासिफाई, मतलब यूज ऑफ वेरियस, मतलब किस तरह से उसका यूज है उसी के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जा रहा था। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिस्टमेटिक ये सब तो पता ही होगा आप लोग को, ये सब टैक्सॉन ये सब तो पता ही होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, each rank or taxon in fact represent a unit of classification, thus taxonomical group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। इस लाइन को समझिए, अच्छे से आप नहीं समझे होंगे। तो ये जो रैंक और टैक्सॉन क्या होता है, ये जो भी हम लोग पढ़ते हैं, स्पेसीज, किंगडम, फैमिली, वो सब क्या है, सारे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग टैक्सॉन करते हैं ना। तो ये सब क्लासिफिकेशन का यूनिट है तो टैक्सॉन है ना। तो इसमें बोला है जो जितने भी टैक्सॉन है, जैसे स्पीसीज, किंगडम, फैमिली, ये सब जितने भी टैक्सॉन है, ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं जैसे कि सबसे लोअर मोस्ट में कौन है, स्पीसीज, ठीक है ना। स्पेस के ऊपर, स्पीसीज के ऊपर कौन है, जीनस, है कि नहीं। तो स्पीसीज के ऊपर जीनस है, और तो जीनस बना कैसे, जीनस कैसे बना, जीनस सिंपली स्पीसीज के एग्रीगेशन से जीनस बना है कि नहीं। मतलब बहुत सारे स्पीसीज जो कि सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं उनको जीनस, सेम जीनस में डाल दिया जाता है। ये आप लोगों को पता है कि नहीं। हाँ, तो इसमें क्या कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं, बिल्कुल एकदम हम लोग मॉर्फोलॉजी ही देखते हैं। पर ही देखते हैं बोलना गलत है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के साथ हम लोग एनाटॉमी भी देखते हैं और एनाटॉमी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी देखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि जो भी टैक्सॉन है वो बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एग्रीगेट, मतलब क्या, बहुत इकट्ठा, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें एनाटॉमी भी है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी है, बहुत सारी चीज है, ठीक है। तो इसीलिए ईच रैंक और टैक्सॉन represent a unit of classification, thus taxonomical category are distinct biological entity। ये एक बायोलॉजिकल इंटिटीज है, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी का एग्रीगेट। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पेसीज। तो यहाँ पे कुछ स्पेसीज दिए गए हैं, जैसे कि पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, है ना, और मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम टुबेरोसम, ये सब का नाम और सब याद रखना है आप लोग को, और आई होप तो ये सब तो याद होगा ही। सोलेनम का जो दिया है, सोलेनम निगरम, सोलिंगेनम, मेलोनगेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जीनस। तो जीनस कहाँ से आया, बहुत सारे स्पीसीज का सेम कैरेक्टर जब कंबाइन करते हैं तो उसको सेम जीनस में रखा जाता है ना। तो देखिए, जीनस पेंथेरा डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस, ठीक है ना। तो दो जीनस को यहाँ डिफरेंशिएट किया जा रहा है, जैसे पेंथेरा का जो है लियो, पार्डस और टिग्रिस, उसी फैलिस। पेंथेरा में कौन कौन, लाइन फैमिली के मेंबर्स हैं, और फैलिस में कैट फैमिली, ठीक है ना। आप आगे बढ़ते हैं। फैमिली, तो फैमिली में बहुत सारे फैमिली दिए गए हैं जो आप लोग को ध्यान देना चाहिए, सब इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सोलेनम, पेटूनिया, दुतुरा किस फैमिली में है, सोलेनेसी, याद रहेगा। सोलेनम, पेटूनिया, दुतुरा सोलेनेसी में रहता है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने चाहिए, फैमिली एक ऐसा पॉइंट है जहां से वेजिटेटिव के साथ साथ रिप्रोडक्टिव फ्यूचर को भी ध्यान देना शुरू करते हैं। याद रखिएगा, अब तक हम लोग रिप्रोडक्टिव फ्यूचर स्पीसीज तक, जीनस तक नहीं देखते थे, पर जैसे ही हम लोग फैमिली में आ जाते हैं अब हम लोग रिप्रोडक्टिव फ्यूचर को भी देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए
और देखते यहाँ एक और चीज़ दिया गया है, जैसे पैंथेरा, लायन, ल्यूपार्ड, ये सब पैंथेरा फैमिली के हैं, जिसको फेलिडिए सॉरी वो लोग पैंथेरा जीनस के फैलिस जीनस को मिला के फेलिडिए फैमिली में डाला जाता है, कैट का फैमिली, ठीक है। फेलिडिए फैलिस, कैनिस क्या होता है, डॉग फैमिली, ठीक है। फैलिस कैनिस को वो कंफ्यूज नहीं करना है, सी फॉर कैनिस और सी फॉर कैट नहीं याद रखना है, बल्कि उल्टा है, ठीक है। कैनिस डॉग का होता है, फैलिस कैट का होता है। तो चलिए आइए अब देखिए आगे, यहाँ पे आगे दिखा गया ऑर्डर। ओ फैमिली के बाद क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, प्राइमेटा ऑर्डर एक ऑर्डर है, ठीक है, और कार्निवोरा एक ऑर्डर है। दोनों को किस क्लास में रखा जाता है, मेमलिया, याद रहेगा। ये सब तो सिंपल सा है, याद रहेगा। फिर फाइलम, फाइलम याद रखिएगा। एक चीज़ और, फाइलम में को हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं। देखिए फाइलम को हम लोग प्लांट में डिवीजन बोलते हैं, प्लांट में फाइलम नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे हायर कैटेगरी, जब फाइलम का एग्रीगेशन होगा तो वो हायर कैटेगरी किस में जाएगा, डिवीजन में, सॉरी किंगडम में, है ना। देखिए इन केसेस ऑफ प्लांट क्लासेस विद फीस सिमिलरिटी आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है याद रखने का, बहुत बच्चे लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं कि किसका सिक्वेंशियल अरेंजमेंट याद नहीं रहते। तो याद रखिएगा, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कोरोना का समय है तो चुपचाप बर्तन सब सारा साफ रखिए, नहीं तो फैमिली बीमार पड़ जाएगी, है कि नहीं। वही कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज। याद रहेगा, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें ध्यान देखिए डिवीजन प्लांट में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें यहाँ पे ये दिया गया है, एज वी गो फॉर हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, और सॉरी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस लाइन को समझिए, से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेंबर विथ इन अ टैक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो इस लाइन को आप समझने का कोशिश कीजिए, ये लाइन क्या बता रहा है। जैसे ये सिंपल बोल रहा है, हम लोग जैसे जैसे स्पेसीज से ऊपर उठते हैं, ठीक है, एज वी गो हायर, हायर में कौन है, किंगडम, फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो जो कॉमन कैरेक्टर है जो वो डिक्रीज होता है। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विथ इन अ टैक्सॉन शेयर, जितने नीचे रहेंगे उतने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देने वाली बात है, विथ इन द टैक्सॉन, विथ इन द टैक्सॉन, विथ इन द टैक्सॉन, मतलब एक ही टैक्सॉन में। आप अभी तक आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा और अच्छे से समझिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि सिंपल है, जब आप स्पेसीज, एक स्पेसीज ले लीजिए, जैसे कि एक स्पेसीज ले लिए हम लोग जर्मन शेपर्ड, किसका है, कुत्ता का स्पेसीज है। एक और स्पेसीज ले लिए वोडाफोन वाला कुत्ता, ठीक है, उनको नाम नहीं पता सॉरी, पर जो भी कहते हैं। तो ठीक है, ये दो स्पेसीज है किसके, डॉग के, किस जीनस के, डॉग जीनस के ये स्पेसीज है, जर्मन शेफर्ड और वोडाफोन वाला कुत्ता, ठीक है। तो अब हमको ये बताइए, क्या जर्मन, और एक और स्पेसीज ले लीजिए, एक स्पेसीज ले लीजिए कैट, ठीक है, वो भी एक स्पीसीज है। तो कैट में भी बहुत सारी वैरायटी है, एक वैरायटी ए और एक वैरायटी बी कर लीजिए, ठीक है। तो हमको आप ये बताइए, क्या कैट के वैरायटी ए और कैट के वैरायटी बी में सिमिलरिटी होगी? अरे होगी, पक्का होगी। क्या डॉग में और कैट में सिमिलरिटी होगी? अरे होगी, पक्का होगी। लेकिन अब हमको ये बताइए, डॉग का जर्मन शेपर्ड और जो वोडाफोन वाला कुत्ता है, उन दोनों में जितना सिमिलरिटी होगा, क्या वही कुत्तों और बिल्लियों में सिमिलरिटी होगा? नहीं होगा। जो ये दो कुत्ते हैं, जर्मन शेपर्ड और वोडाफोन वाला, ये दोनों कुत्ता का जो सिमिलरिटी है वो इस बिल्ली से उतना सिमिलरिटी नहीं होगा, जबकि दोनों एट द सेम लेवल स्पीसीज तो हैं। क्या ये दोनों स्पीसीज नहीं है ना? लेकिन दोनों कहाँ जाके मिलते हैं, दोनों किस लेवल पे सेम होते हैं? तो दोनों सेम होते हैं ऑर्डर, तो ये दोनों सेम होते हैं ऑर्डर लेवल पे, है ना। ऑर्डर लेवल पे दोनों को सेम रखा जाता है, ठीक है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, दो अलग अलग स्पेसीज। जब हम लोग एक टैक्सॉन का बात करें, मतलब स्पेसीज का बात कर रहे हैं, स्पीसीज का बात करें, तो स्पीसीज लेवल पे ये दोनों जमीन आसमान तक अंतर है, कुत्ता और बिल्ली में अंतर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है,
तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो दोनों को इन दोनों में थे, ये कुत्ता का जर्मन शेफर्ड और ये वोडाफोन वाला कुत्ता है, उन दोनों के सिमिलैरिटी जितने थे वो अब ऊपर चल के ऑर्डर लेवल पे, ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा में ये बिल्ली का जो जीनस था और ये जो कुत्ता का जीनस था, अब उन दोनों में उतना सिमिलैरिटी नहीं होगा। समझ में आया? तो जैसे जैसे, और हाँ सेम टैक्सॉन, देखिए सेम विथिन द टैक्सॉन एक ही हम लोग, ऐसा नहीं कि हम अगर बिल्ली को कंपेयर करें कुत्ता से तो बिल्ली को हम स्पीसीज लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं और कुत्ता को हम लोग ऑर्डर लेवल पे नहीं, एक ही लेवल पे हम लोग को देखना है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम लोग मैमल हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। मैमल क्या है? वर्टिब्रेट है। तो सारे वर्टिब्रेट में क्या फिश भी वर्टिब्रेट में फिश भी आते हैं। तो क्या फिश और ह्यूमन में सिमिलैरिटी है, बिल्कुल है। इसीलिए तो सेम किंगडम में रखा गया है या सेम फाइलम में रखा गया है, वर्टिब्राटा में, है कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या उसमें डिसिमिलैरिटी है? जी हाँ, डिसिमिलैरिटी है। तो अब आप हमको ये बोलिए कि जो इंसान जो हम लोग हैं वो इस मछली पे ज़्यादा सिमिलर हैं या ये बिल्ली से ज़्यादा सिमिलर हैं? बता सकते हैं? तो आप भी बोलिएगा हाँ हम लोग बिल्ली पे ज़्यादा सिमिलर हैं, क्योंकि फिश को तो फाइसेस में रखा जाता है और बिल्ली कुत्ते को तो मैमल में रखा जाता है। तो मैमल क्या है? क्लास है, ऑर्डर के ऊपर क्लास। तो सेम लेवल पे जैसे कैरेक्टर, क्या वही तो लिखा हुआ है, कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। फिश का कैरेक्टर और इंसान का कैरेक्टर सेम नहीं होगा क्लास लेवल पे। किसका कैरेक्टर सेम होगा क्लास लेवल पे? कुत्ता और बिल्ली का, और कुत्ता बिल्ली के साथ इंसान का कैरेक्टर। समझ में आया? आ गया? ठीक है। तो वही ये लाइन समझाने की कोशिश कर रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये दिखाया गया है एक चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, जैसे हाउस फ्लाई का फैमिली। देखिए ये जो अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट, बाकी आप लोग को याद रहता होगा। हाउस फ्लाई का मुसाइडिया होता है, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, मैंगो का एनाकार्डिसी फैमिली होता है, सेपेंडल ऑर्डर होता है, वेट का पोएसी फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है। देखिए एल्स लास्ट में, ऑर्डर के लास्ट में एल-ई-एस लगाया जाता है। ए या CEAE ये तीनों लगाए जाते हैं फैमिली के लास्ट में। देख रहे हैं आप, CEAE है ना, एल-ई-एस ऑर्डर के लास्ट में लगाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम को समझने का कोशिश करते हैं। हर्बेरियम, ये हम लोग यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को समझिए। फर्दर द सीट, हर्बेरियम सीट है, आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है? ये बता रहा है हम लोग जो यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि ये बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे हर्बेरियम सीट को अरेंज करते हैं। ठीक है। और एक बात और, बाहर की जो एनसीईआरटी के लाइन, साइज ऑफ हर्बेरियम जनरली 30 से 42 सेंटीमीटर के होते हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ का हम लोग बात करें तो 25 से 30 ब्रेथ है और लेंथ है 35 से 40। ये याद रखिएगा, इस सेंटीमीटर में कभी कभी फीट में भी पूछ देता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसके बाद फिर बोल रहा है हर्बेरियम सीट ऑल्सो कैरी, ये सब तो आप लोगों को पता ही है कहाँ से लिया गया है, क्या बॉटनिकल का नाम है, लोकल नेम क्या है, ये सब तो आप जानते ही हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉटनिकल गार्डन में। तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो पूछा जाता है बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में कि कौन सा इंस्टीट्यूट है कौन सा एक्सटीट्यूट है। तो याद रखिएगा बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क दोनों एक्सटीट्यूट है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से ऑर्गेनिज्म को लाके उसमें रख रहे हैं। इंस्टीट्यूट मतलब जो जहाँ है वहीं रखा जाता है। तो इंस्टीट्यूट में कौन आएंगे? इंस्टीट्यूट में जो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते थे, क्या नेशनल पार्क है ना, ये सब इंस्टीट्यूट हैं। पर बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क ये सब एक्सटीट्यूट है, याद रहेगा। चलिए ठीक है। दो बॉटनिकल गार्डन का नाम है हावड़ा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, और तीसरा जो फेमस है क्यू का, द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। ठीक है। और आगे आते हैं हम लोग म्यूजियम में। तो म्यूजियम में ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है प्रिजर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। अगर मैं इस प्रिजर्व को हटा के कंजर्व लिख दूँ, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी कंजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन, तो आप लोग
समझिएगा दोनों सेम है और टिक कर दीजिएगा ट्रू है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आप लोग बोल दीजिएगा स्टेटमेंट ट्रू है, दिख भी रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये कंजर्व एंड प्रिजर्व आर टू डिफरेंट वर्ड। प्रिजर्व हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग अचार को प्रिजर्व करते हैं तो प्रिजर्व हम लोग डेड के लिए यूज करते हैं, कंजर्व हम लोग लिविंग के लिए करते हैं। हम लोग बोलते हैं इस टाइगर को कंजर्व किया जाता है, ठीक है, टाइगर नेशनल पार्क गिरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व, डेड के लिए प्रिजर्व यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर कंजर्व रहे तो वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जूलॉजिकल पार्क ये सब क्या बोले, ये सब तो आप जानते हैं। इसके बाद की के बारे में आप लोग जानती हैं, कपलेट। हाँ, ये एनालिटिकल इन नेचर होता है और ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, दे ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। तो हम लोग अब जानेंगे कि मोनोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग क्या है ना, ठीक है। तो जब भी मैनुअल के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मतलब आप रांची के जो भी बॉटनिकल गार्डन है वहां चलिए या बोलिएगा कि हमको रांची का मैनुअल चाहिए, तो जब आप वो बुक खोलिएगा, वो एक सिंपल सा हैंडी बुक होता है, जब आप वो खोलिएगा उसमें देखिए वो बेसिकली ये बताता है कि कौन सा प्लांट किस एरिया में पाया जाता है और उसको पहचानने का क्या तरीका है। फिर से बोलो, कौन सा प्लांट किस एरिया में पाया जाता है और उसको पहचानने का क्या तरीका है, ठीक है ना। तो जब भी आप जाइएगा, हर एरिया का अलग अलग मैनुअल होता है ना। तो मैनुअल क्या है, इट अ हैंडी बुक containing instruction to the occurrence, collection and identification of species in a particular area। मतलब एक particular एरिया में कौन कौन सा स्पेसीज कहाँ पाए जाते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्लोरा। तो जब मैनुअल, फ्लोरा एक थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा बुक होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैनुअल तो रहेगा ही उसमें, प्लस किसी भी प्लांट जो उस एरिया में पाया जा रहा है उसका जोग्राफिकल अकाउंट भी दिया जाएगा। मतलब उसका जोग्राफी, मतलब वो किस हैबिटेट डिस्क्रिप्शन, जोग्राफी डिस्क्रिप्शन, वो किस एरिया में उसका जोग्राफी क्या होगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा या एल्टीट्यूड क्या है, ये सारी चीज, मतलब वो जो छोटे मोटे डिस्क्रिप्शन है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, क्या करें, वो सब तो रहेंगे। साथ में ही उसका एक्चुअल अकाउंट, मतलब ये देखिए जो लिखा हुआ है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। अकाउंट, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, उसका हैबिटेट क्या है, मतलब वो रहता कहाँ है, ठीक है। तो मैनुअल प्लस हैबिटेट इज इक्वल टू फ्लोरा, समझ में आ गया। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन के बारे में बताएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज, तो उस एरिया में पाए जाने वाले जितने स्पीसीज उसको मोनोग्राफ में दिया जाएगा। या स्पीसीज ने तो जीनस उस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी जीनस है उसके बारे में बताएगा। यानी तो फैमिली, उस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी फैमिली है। मोनोग्राफ मतलब कोई एक टैक्सॉन, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने टैक्सॉन है उसमें कोई एक, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं कैटलॉग। तो सॉरी, कैटलॉग क्या है, हाँ, फ्लोरा के बारे में बता दूं। इट प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट ऑफ स्पीसीज। तो प्लांट स्पीसीज इंडेक्स मतलब क्या, आप जब भी कोई बुक खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स लिखा रहता है ना कि इस बुक में ये चीज दिया जाएगा। वैसे ही फ्लोरा का स्टार्टिंग में ही जितने भी प्लांट उस एरिया में पाए जाते हैं वो एक इंडेक्स प्लांट का नाम रहता है, कि वो अल्फाबेटिक टर्म में, ठीक है। तो इंडेक्स समझ में आ गया, फ्लोरा में इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या है, कैटलॉग कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है कि एक एरिया में, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ register that enumerate methodically at all the species found in a particular place। तो एक प्लेस में जितने भी स्पीसीज हैं उसका लिस्ट है कैटलॉग, ठीक है। कि इस कैटलॉग, मतलब रांची के कैटलॉग दो तो रांची में जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसका एक लिस्ट रहेगा, वो ये कैटलॉग, ठीक है। जो कि थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बताएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अगला दिन, अगला चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा और शॉर्ट करने का, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार वापस बैक करके भी देख लीजिए। और हाँ, वीडियो को अगर अंत तक देख लिए तो ये वाला भी बना लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज बाकी और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी 5 मिनट वाला जो लास्ट वाला टॉपिक है, ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद आप लोग एक काम कीजिएगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं
उनको लिंक भेज दीजिएगा, बोल दीजिएगा हमसे कांटेक्ट कर ले, उनको मैं पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, जो होगा पूछ लीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।